टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जब भी मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी, जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आज मैंने आपसे कहा कि हमारा पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हमेशा टॉपिक पे कंसंट्रेट करिए। टॉपिक आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मींस इस टॉपिक के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है हेल्थ का, दूसरा डिजीज का। दोनों ही हिस्सों को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डीपली कवर करना चाहेंगे कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन, और इस टॉपिक में क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बताइए मुझे हेल्थ यानी क्या। देखिए आज का सिनेरियो है, आप काफी आजकल रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आप देखते ही रहे होंगे हेल्थ, डिजीज, कोरोना वायरस, पता नहीं क्या क्या। तो हेल्थ ये किस सिनेरियो के लिए यूज होता है या इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसकी क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, हेल्थ। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ एप्पल, तो आपके दिमाग में एक रेड कलर का एप्पल बनता है। वैसे ही जब मैं आपसे कहती हूँ हेल्थ, तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या ऐसी चीज है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है? हेल्थ कहो तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि एक इंसान है जो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, अपने काम कर रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो हेल्थ के बहुत सारे डेफिनेशन है। कुछ लोग कहते हैं हेल्थ यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिजीज ना हो। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने डेली एक्टिविटीज अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूज हेल्थ के बारे में आते हैं। आप क्या सोचते हैं हेल्थ के बारे में, ये आपको खुद तय करना है। ठीक है, इन सारे व्यूज को लेकर WHO ने अपनी एक खुद की डेफिनेशन बनाई है हेल्थ के लिए, जो आपको याद करनी है और उसको अपनी लाइफ में यूज करना है। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आजकल काफी चर्चा में है। आप देख ही रहे होंगे, WHO के बारे में पढ़ रहे होंगे, उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। वैसे ही WHO ने हेल्थ की एक डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, हेल्थ क्या है, WHO क्या कहता है हेल्थ के बारे में, ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, WHO कहता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being of a person and not merely an absence of disease or infirmity। क्या है? हेल्थ एक स्टेट है कंप्लीट। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल तो चाहिए, मेंटल चाहिए, सोशल चाहिए, well-being। Health is a state of complete physical, mental and social well-being of a person and not merely an absence of disease or infirmity। Not absence of disease or infirmity। देखो अगर कोई आपसे कहता है कि आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं, ये ठीक है, ये लेकिन WHO के पूरा क्राइटेरिया नहीं है। WHO का एक क्राइटेरिया है जो काफी बड़ा है। बीमारी ना होना हेल्दी तो है, लेकिन पूरी तरह हेल्दी आप तब हैं जब आप में बीमारी नहीं है, कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, साथ ही मेंटली भी आप पूरे हेल्दी हैं। ठीक है, और सोशली भी आप वेल बीइंग में हैं, क्योंकि WHO ने इन सारी चीजों को जो है अपने क्राइटेरिया में लिया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये चीजें आपके हेल्थ को मुतासिर करती हैं या अफेक्ट करती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक पर्सन है जिसको कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली ही इज वेरी वेल बीइंग, बहुत अच्छा है, हाइट अच्छी, वेट अच्छा है, उसका बॉडी मास इंडेक्स अच्छा है, दौड़ लेता है, खेल लेता है, कूद लेता है, लेकिन मेंटली वो डिप्रेस्ड है। ठीक है, अचानक से उसको गुस्सा आ जाता है, तोड़ फोड़ करने, तो ही इज नॉट हेल्दी। अंडरस्टैंड बच्चों, समझिए आप इस डेफिनेशन का एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव है जो आपको समझना है
कि हेल्थ में सारे ही क्राइटेरिया पूरा होने चाहिए। मतलब कि फिजिकली आप अच्छे हो, बहुत ही अच्छी बात है, मेंटली भी आपको अच्छा होना है, और सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब होता है आप सोशली कैसे हैं। जैसे आप सब कुछ अच्छे से करते हैं, आप अपना फिजिकल वर्क अच्छा करते हैं, मेंटली भी अच्छे हैं, लेकिन सोशली आपकी वजह से लोगों को दिक्कतें हैं, या आप अपने सोसाइटी में फिट नहीं हैं, या आप अपने सोसाइटी पे बोझ हैं। जैसे कि कोई इंसान अपना काम परफेक्टली नहीं कर रहा है तो वो सोसाइटी पर एक तरह से बर्डन है, समझ रहे हैं? तो वैसे भी नहीं होना है, तब भी आप हेल्दी नहीं होंगे। हेल्दी होने के लिए आपको सारे ही क्राइटेरिया पूरे करने हैं ताकि आप WHO के हिसाब से पूरी तरह हेल्दी रहें। सिर्फ डिजीज का ना होना या इंफॉर्मिटी का ना होना हेल्दी नहीं होता। समझ रहे हैं आप? देखिए, थोड़ी तो दिक्कत होगी कि मैं भी आपके सामने नहीं, आप मेरे सामने नहीं, मैं आपसे फेस टू फेस जो है क्वेश्चन आंसर कर सकूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ी देर रुकिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है? जब भी आप पढ़ाई करेंगे आपका मोटिव होना चाहिए कि आप जो है जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से जानिए, टॉपिक का जस्टिफिकेशन करिए, टॉपिक का वो नाम क्यों रखा गया है ये आपको जानना है, ठीक है? सारे राज, सारे पजल्स जो हैं टॉपिक के हेडलाइन में होते हैं, टॉपिक में इटसेल्फ। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देखिए वो हेल्थ एंड डिजीज अगर आप देखोगे लिटरेचर के हिसाब से तो दे आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना? जैसे काला गोरा, बड़ा छोटा, स्मॉल लार्ज, है ना? वैसे ही हेल्थ और डिजीज ये दोनों जो है क्या है, अपोजिट्स हैं। तो ऐसा टॉपिक जिसमें आपको दो अपोजिट चीजों को साथ में पढ़ना है और दोनों के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी है, टॉपिक को हमेशा जस्टिफाई करिए, तभी आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे। समझ रहे हैं? ह्यूमन, अच्छा हम लोग ने पहला वर्ड भी देखे, ह्यूमन। ह्यूमन यानी क्या? थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन आपको सोचना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन? इंसान माने क्या? जैसे मैं आपसे कहूँ एप्पल, आपके दिमाग में बने एप्पल। मैं आपसे कहूँ इंसान, तो आपके दिमाग में क्या बनता है? आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड, या फिर आपके मम्मी डैडी। इंसान यानी कि सबसे ज्यादा इवॉल्व स्पीशीज ऑन द अर्थ। इवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़े होंगे 9th 10th 11th, अब भी पढ़ते रहते हैं। इवोल्यूशन यानी क्या? ग्रेजुअल अपग्रेडेशन या फिर चेंजेस फॉर द सर्वाइवल, बहुत सारे मीनिंग है। तो ह्यूमन जो है इस वक्त अर्थ पे सबसे ज्यादा इवॉल्व स्पीशीज है, या फिर एकदम अच्छी वाली उर्दू में मैं आपसे कहूँ तो अशरफुल मखलूकात, है ना? आप हमेशा सुनते होंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। अशरफुल मखलूकात, सबसे ज्यादा बेस्ट स्पीशीज जो अर्थ पे है वो है ह्यूमंस। तो हम लोगों को इस टॉपिक में ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, उनकी हेल्थ और उनके डिजीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है? समझ रहे हैं आप? देखिए, आपने बचपन में पढ़े होंगे या इससे पहले की क्लासेस में आपने हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज पढ़े होंगे, डिजीज के बारे में पढ़े होंगे। तो डिजीज माने क्या? इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, इसमें एक वर्ड है डिस और ये है ईज, है ना? डिजीज, इजी। इजी माने क्या? जल्दी जल्दी सब अच्छे से हो जाए, स्मूथली हो जाए। जब उसी स्मूथ या ईज में डिस लग जाता है या कुछ खराबी आ जाती है तो उसे कहते हैं डिजीज। या फिर यूं कह लीजिए कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छा स्मूथ चल रही थी, क्लच ले रही थी, गियर ले रही थी, सब कुछ हो रहा था, अचानक से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो वो हो गई डिजीज। ऐसे ही गाड़ी या फिर मशीन, ह्यूमन भी जो है एक तरह का कॉम्प्लेक्स मशीन है, फीचर्स हैं, उसमें कभी उसकी स्मूथ फंक्शनिंग में कोई थोड़ी सी रुकावट आ जाए, बैरियर आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो होता है डिजीज। समझ रहे हैं? डिजीज के बारे में और बहुत सारा पढ़ेंगे, बस ऐसे ही थोड़ा सा टॉपिक मैं समझाना चाह रही थी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अच्छा, तो अभी आप मुझे बताइए हेल्थ माने क्या? रिकॉल करिए, थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, हेल्थ माने क्या? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ अ पर्सन and not merely an absence of disease or infirmity। ठीक है? सिर्फ डिजीज या इंफर्मिटी का ना होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ जो है एक कंप्लीट प्रोसेस है
के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आता है हेल्थ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यूनोलॉजी के बारे में। आगे चैप्टर्स में बहुत सारा अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, हम लोग धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। पहले आप इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बेसिक्स है। जब भी आपसे बात होगी या आगे फील्ड पर उतरेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए वो होनी चाहिए हेल्थ। हेल्थ का क्लियर होना ज़रूरी है। देखिए अभी आप प्रोवर्ब्स पढ़ते होंगे, मैं आपको एक प्रोवर्ब बताती हूँ हेल्थ के बारे में कि हेल्थ जो है, हेल्थ इज नॉट एन इशू ऑफ डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स और हॉस्पिटल्स, इट इज अ सोशल जस्टिस। या फिर मैं लिख कर बताती हूँ आपको। क्या कह रही थी मैं? हाँ, हेल्थ के बारे में मैं आपको एक अच्छा सा प्रोवर्ब बता रही थी। हेल्थ इज नॉट एन इशू ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इट इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आज के सिनेरियो में आप देख रहे हैं या नहीं, आपको घर पे रहना है, लॉकडाउन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सारे प्रिकॉशन मेजर्स लेना है। आप ये देख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। सिर्फ मैं हेल्दी रहूं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना सिर्फ डॉक्टर की, ना सोशल वर्कर्स की, ना हॉस्पिटल्स की, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है ताकि आप पूरे आपकी सोसाइटी, पूरे इंडिया को जो है सेफ रख सके। ठीक है, ये सिर्फ जो है हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन द सेंस आप हेल्दी रहेंगे तो आपका घर हेल्दी रहेगा, आपकी बिल्डिंग हेल्दी रहेगी, आपका एरिया, फिर आपकी सिटी, फिर आपका टाउन, आपका स्टेट और आखिर में इंडिया एंड द वर्ल्ड। एक बहुत बड़ी चेन है जिसका आप एक बहुत एसेंशियल पार्ट हैं। समझ रहे हैं? ये हर हिस्से है। देखिए अभी कोरोना वायरस एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, इसके अलावा भी जैसे अगर एक पर्सन है जिसके दो पैर नहीं है, हैंडीकैप, या फिर आप कहिए कि उसको अल्लाह ताला ने अलग तरीके से नवाजा है, उसके पास अभी पैर नहीं है, ठीक है, तो वो सिर्फ उसके लिए ही नहीं है, वो सोशली बहुत अफेक्ट करता है। सोचिए कि इंडिया की इकोनॉमी में एक पर्सन है जो अगर हैंडीकैप है, वो काम नहीं करेगा तो वो इंडिया पर जो रहेगा बट पहले तो अपने घर के लिए रहेगा, फिर उसकी बिल्डिंग, फिर उसके एरिया, ऐसे मतलब वो चेन का एक हिस्सा है। अगर उसे कुछ भी होगा किसी भी लिहाज से, कोरोना केस से या फिर जिस भी वजह से अगर वो अफेक्ट होता है, एक पर्सन भी अफेक्ट होता है तो ये पूरी चेन अफेक्ट होती है। तो इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑल हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हैं आप? आज सभी पे आपकी हेल्थ एक तरह से समझ लीजिए वादा है, एक तरह से नेमत है, एक तरह से क्या कहना चाहिए, अहद है, प्रॉमिस है। सोशली आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिए। ठीक है, अच्छा अच्छा खाना खाइए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे हैं, अब हो भी रहे हैं तो क्या, पढ़ना तो है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस लेसन में आप पढ़ेंगे हाइजीन के बारे में। हाइजीन, ये हाइजीन का मतलब क्या होता है भाई? देखिए हाइजीन ये वर्ड अगर इसका डिराइव्ड मैं देखूं ये आया कहां से, देखिए जब भी कोई वर्ड आता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी छुपी होती है। वो स्टोरी अगर आप ढूंढ लेंगे तो आप तो समझ लीजिए आपने उस वर्ड पे पूरी पीएचडी कर ली और आपको कोई भी मजा आएगा। तो हाइजीन ये वर्ड आया है हाइजिया से। सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। हाँ, तो मैं कह रही थी हाइजीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हाइजीन ये वर्ड आया कहाँ से है? देखिए एक गॉडेस या एक देवी थी जिनका नाम था हाइजिया। अस्कलेपियस की बेटियां थी दो, एक हाइजिया एक वेनेसिया। हाइजिया इज द गॉडेस ऑफ हाइजीन।
उनका नाम था हाइजिया, वहां से ये वर्ड आया हाइजीन। हाइजीन की वर्ड आप सुनते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा साफ सफाई, क्लीनलीनेस, ठीक है। तो हेल्थ के लिए क्लीनलीनेस या हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में। देखिए, आप देखते होंगे कि आज से पहले, बहुत पहले या फिर थोड़े दिन पहले की बात है कि आपके घर में कोई बीमार है, किसी को सर्दी खांसी है, मगर पूरा घर बीमार नहीं, कोई 1% को सर्दी खांसी है, आप लोग एकदम अच्छे हैं, ठीक है। क्यों ऐसे? देखिए, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं। मैंने सांस ली, बहुत सारे वायरस मेरे अंदर गए, तो क्या मुझे फौरन बीमारी हो गई या मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मैं अफेक्ट हो गई, या आपने सांस लिया आपको बीमारी हो गई, ऐसा हुआ नहीं। इसलिए क्योंकि अल्लाह ने बॉडी के अंदर हमें एक जो है बचाने वाला या फिर सेफ्टी वाला एक आर्मी दी है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि आपको एक शील्ड दी गई है जो आपको बचाती है बीमारी से। उसे ही इन जनरल लोग इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी, देखो बच्चों, इम्यूनिटी आजकल यूज होने वाला बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। इस वर्ड का क्या सिनेरियो है, कहां से आया, क्यों यूज हो रहा है, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू हैव टू बी वेरी जस्टिफाइबल टू ऑल द साइंटिफिक वर्ड्स और बायोलॉजिकल वर्ड्स, टर्म्स, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि अल्लाह ने आपको जो है एक बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फौज दी है, आर्मी दी है, जो आपको बचाती है वायरसेस से, बैक्टीरिया से, सारी तरह की बीमारियों से, बुरे हालात से। वही आर्मी जो है इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। इम्यूनिटी के डेफिनेशन और कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं वो हम लोग चैप्टर में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इन जनरल इम्यूनिटी क्या है आपको समझना है। जब भी कोई आपसे कहे इम्यूनिटी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए वो भी आप समझिए। अगर मुझसे कोई कहे इम्यूनिटी तो मेरे दिमाग में आती है आर्मी, एयर फोर्स, नेवल फोर्स, जो मुझे बचा रही है अंदर से। मैंने हवा में सांस ली, हो सकता है कोरोना वायरस अंदर गया लेकिन मुझे बीमारी नहीं हुई, इसलिए क्योंकि मेरी इम्यूनिटी या मेरी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है जो मुझे बचा रही है। समझ रहे हैं आप? समझना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये करंट सिनेरियो है, इसकी आपको जरूरत है। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इम्यूनिटी, अब आता है इम्यून सिस्टम। देखो, सिस्टम ही उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देख रही हूँ, मैं आपको ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड देख रही हूँ, मार्कर यूज कर रही हूँ, कान में आवाज आ रही है, जुबान से आवाज निकल रही है, ये सारी चीजें एक साथ वर्क हो रही है ना, एक साथ काम कर रही है, तो इट्स अ सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी चीजें साथ में काम करती हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको प्रोटेक्ट करता है फॉरेन मटेरियल्स से, बाहर से आने वाले एंटीजेंस से, बाहर होने वाली बहुत सारी वायरसेस, बैक्टीरियाज, ऑर्गेनिज्म से, बहुत सारी बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो इन जनरल आपकी बॉडी को, आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है बाहर से हमला करने वाली या अटैक करने वाली वायरसेस, बैक्टीरिया, एंटीजेंस से। समझ रहे हैं आप? ठीक है। देखिए, इम्यूनिटी का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है, इम्यूनिटी का मीनिंग होता है फ्रीडम, फ्री करना। इम्यूनिटी आपकी बॉडी को फ्रीडम देती है या फ्री करती है
बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस से जो आपकी बॉडी को बीमार कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट में आप पढ़ेंगे तो पुराने कॉन्सेप्ट्स में आप पढ़ेंगे, पहले जमाने में एक बीमारी होती थी जिसे कहते थे काउ पॉक्स, काउ गाय, पॉक्स चिकन पॉक्स वाला पॉक्स, वेजाइकल्स हो जाते हैं या फिर दाने आते हैं पानी भरे हुए, बड़े बड़े छाले। ये एक बीमारी थी जो गाय से इंसानों को होने लगी, जानवरों से इंसानों को होने लगी थी। उसके अगेंस्ट में सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको एमसीक्यूज में यूज होगा, आगे आप नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे उसमें यूज होगा। एडवर्ड जेनर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होना चाहिए आज से आपकी लाइफ का, याद रखिए। एडवर्ड जेनर, द पर्सन बिहाइंड द वैक्सीनेशन ऑफ काउपॉक्स, फर्स्ट पर्सन बिहाइंड द वैक्सीनेशन ऑफ काउपॉक्स। एडवर्ड जेनर, समझ रहे हैं? एडवर्ड जेनर हैं ये जनाब, इन्होंने पहली बार वैक्सीन बनाई काउपॉक्स के अगेंस्ट, जिसको यूज किया गया। देखिए आपने बचपन में बहुत सारे वैक्सीनेशन लिए होंगे और अभी वैक्सीनेशन के बारे में रोज आप बात सुनते होंगे कि फला इजराइल ने वैक्सीनेशन बना लिया, इटली ने वैक्सीनेशन बना लिया, ये ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल। वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग सेपरेटली इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल वैक्सीनेशन को आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट वैक्सीनेशन था काउपॉक्स के अगेंस्ट में, वो एडवर्ड जेनर जनाब जो थे, माशाल्लाह इन्होंने बनाया था। ठीक है, समझ गए आप? इम्यूनिटी पढ़े आपने पढ़ा इम्यून सिस्टम, इन सब की पढ़ाई को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। जैसे आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइक, लॉगस मीन्स स्टडी, वैसे ही इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी, इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करने को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स या टर्म्स कह लीजिए, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं जो बार बार यूज होते हैं। इन दो टर्म्स को आज ही आपको क्लियर करना है, समझ लेना है, कल तक के लिए मत छोड़िएगा या फिर ये मत सोचिएगा कि आप नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे या अपने फ्रेंड से पूछेंगे, आज ही आपको क्लियर करना है। तो दो वर्ड जो यूज होते हैं बार बार, एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। ये दोनों वर्ड्स आपको आज ही सीखने हैं। आपने हेल्थ के बारे में सीखा, डिजीज के बारे में सीखा, इम्यूनिटी के बारे में सीखा, अब आपने सीखना है एंटीजन के बारे में और एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखो अच्छा मुझे ये बताइए फॉरेनर्स कौन होते हैं? आपने वर्ड सुना होगा फॉरेनर, फॉरेनर है वो, फॉरेनर। फॉरेनर यानी क्या? फॉरेनर यानी ऐसी कोई भी चीज जो यहाँ की नहीं, पर्टिकुलर लोकल एरिया की नहीं। ठीक है, कोई इंडिया के बाहर से आता है, पाकिस्तान से ही कोई आता है, अरब से कोई आता है, तो हम उसे फॉरेनर कह सकते हैं क्योंकि वो इस क्लाइमेट का नहीं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी फॉरेन चीज, फॉरेन बॉडी, कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि जब वो बॉडी के अंदर जाए तो इम्यूनिटी को हिला के रख दे, उसे कहते हैं एंटीजन। एंटीजन क्या है? एंटीजन कोई भी फॉरेन की चीज, कोई भी फॉरेन बॉडी, एनी फॉरेन सब्सटेंस which has the capability to alarming or stimulate the immunity system of a body is called antigen. एंटीजन क्या है बच्चों? कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से बॉडी के अंदर जाए और अंदर जाने के बाद
चलिए दोहराइए, दिमाग में सोचिए कि एंटीजन क्या है। एंटीजन क्या है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी फॉरेन चीज, बॉडी के बाहर की कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो कि जब भी वो बॉडी के अंदर जाएगी कोई भी रूप से, तो वो अंदर जाते साथ इम्यून सिस्टम को जगा देगी, इज कॉल्ड एंटीजन। ठीक है, एंटीजन। अब एंटीबॉडीज क्या है? तो जो चीज, जो फॉरेन की चीज बॉडी के अंदर गई है, उसके अगेंस्ट में बॉडी क्या इफेक्ट करती है, या बॉडी उसके अगेंस्ट कौन से मिसाइल्स बनाती है, वो कहलाते हैं एंटीबॉडी। एकदम सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक एलओसी है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एक बॉर्डर है, उस पर आर्मी है जो उस बॉर्डर को बचा रही है। कोई चीज सामने से प्लेन आ रहा है, आर्मी को लगता है वो प्लेन जो है खतरा हो सकता है। जैसे ही प्लेन आएगा पूरे बॉर्डर पे अलार्म बज जाएंगे, आर्मी जाग जाएगी कि इस प्लेन के साथ कुछ करना है। तो ये प्लेन जो आ रहा है ये है एंटीजन। आर्मी जो इस प्लेन को मारेगी या फिर पकड़ेगी, जो भी करेगी, ये है एंटीबॉडीज। बॉडी में ऐसे ही मैकेनिज्म होता है। जैसे मैंने सांस ली, सांस के साथ बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज अंदर गए, उसमें से एक वायरस था जो मेरी नाक से अंदर गया, और जैसे ही अंदर जाता है मुझे अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह छींक आई। तो वो वायरस जैसे ही अंदर गया उसने एंटीजन जैसा काम किया, बॉडी की इम्यूनिटी को जाके जगा दिया, देखो देखो मैं आ गया। और बॉडी की इम्यूनिटी ने फिर क्या किया? बॉडी की इम्यूनिटी ने एंटीबॉडी बनाई, एक तरह के अच्छी, ठीक है, वायरस बाहर। ये है इम्यूनिटी का, या फिर ये कह लीजिए बॉडी को बचाने का एक सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, should I tell you the exact definition of antibodies? आप पढ़ सकते हैं किताब से, टेक्स्ट बुक आप रेफर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगा। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं कह सकती हूँ एंटीबॉडीज, these are the protective chemicals produced by immune cells in response to antigen। ये क्या है? प्रोटेक्टिव केमिकल्स हैं जो बॉडी बनाती है या इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है या इम्यून सेल्स बनाते हैं अगेंस्ट एंटीजेंस। ये दुश्मन है और इसके खिलाफ बनाई जाने वाली मिसाइल ये एंटीबॉडी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना है क्या क्या है, आपको अपने मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ कलेक्ट करना है, आपको ध्यान देना है उसके बारे में। मैं आपको 3 बड़े मेजर टॉपिक्स बता देती हूँ जो इस चैप्टर में आगे कवर किए जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ये सबसे पहला ब्रॉड टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। उसके बाद हमें कवर करना है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो के लिए वो है वैक्सीनेशन। ये सब हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आगे थोड़ी देर में और आगे बाद के लेक्चर्स में। देखो बच्चों, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको पीछे वाली चीजों को भी याद रखना है कि हमने हेल्थ के बारे में क्या पढ़ा, डिजीज के बारे में क्या पढ़ा। ये सब चीजें कलेक्टिवली आपको आगे काम आनी है और आज भी काम आनी है करंट सिनेरियो जो हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बढ़े आगे। ठीक, आपने एंटीजन और एंटीबॉडी भूलनी नहीं है क्योंकि ये तो समझ लीजिए पिलर्स हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो इन जनरल बेसिकली इम्यूनिटी को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड, इन दोनों के बहुत सारे नाम हैं, जैसे आप लोगों के नाम होंगे गोलू मोलू, वैसे मीन्स पेट नेम्स। इननेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड कर लेना यानी आगे की लाइफ में जाके एक्वायर कर लेना, बना लेना, ठीक है। तो हम लोग लाइन से चलते हैं, पहले इननेट इम्यूनिटी को कवर करते हैं। इननेट इम्यूनिटी या फिर जिसे कहते हैं इनबॉर्न या नॉन स्पेसिफिक। इनबॉर्न पैदा होने के साथ, जब आप पैदा हुए या जब मैं पैदा हुई या जब सब पैदा हुए, एक इंडिविजुअल जब पैदा होता है तो उसके साथ जो इम्यूनिटी पैदा होती है उसे कहते हैं इननेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जो है पर्सन को उसकी मदर की तरफ से मिलती है। जैसे कि जब फीटस या बेबी मदर के वूम्ब में होता है तो प्लासेंटा के थ्रू मदर का ब्लड या मदर का न्यूट्रिशन बेबी को मिलता है, वैसे ही उसको बहुत सारी आर्मीज भी मिलती है या फिर इम्यूनिटी भी मिलती है, सेफ्टी मेजर्स मिलते हैं, जिन्हें हम इननेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। ये थोड़ी सी नॉन स्पेसिफिक होती हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये पैदा होने के बाद थोड़े दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद पैदा होती है, या फिर वो बच्चा या वो पर्सन जो है एक्वायर कर लेता है, बना लेता है, उसकी बॉडी बना लेती है, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में बैरियर्स आते हैं। बैरियर माने क्या, जल्दी सोचिए, बैरियर का मतलब क्या होता है? तो बैरियर यानी कि जैसे आपके स्कूल में होगा गेट लगा हुआ है और उस गेट के ऊपर जो है फेंसेस लगे हुए या फिर ऐसे कांटे लगे हुए कि कोई आ नहीं जाए, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ बैरियर। बैरियर मीन्स रोकने वाला। आप अपनी बॉडी को अच्छे से देखिए, गौर से देखिए। आप नहाते हैं रोज, है ना, पानी में हाथ डालते हैं, जैसे मैंने अभी पानी में हाथ डाला, तो क्या पूरा पानी मेरी बॉडी के अंदर घुस जाएगा या मेरी बॉडी बह के पानी में चली जाएगी? ऐसा होता है क्या? नहीं, इसलिए क्योंकि वी हैव स्किन। आप देखिए आपकी बॉडी पर स्किन है, स्किन सबसे बड़ा बैरियर है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन जो है बहुत बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, लार्जेस्ट। तो स्किन क्या है? स्किन एक तरह का बैरियर है जो आपको बचाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं अगर पानी में हाथ डालती हूँ तो पूरा पानी मेरी बॉडी में नहीं घुस जाएगा। आप नहाते हो तो पिघल के बह नहीं जाते, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो इननेट इम्यूनिटी में हम लोग बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला बैरियर है स्किन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब समझते हैं आप? सोचिए थोड़ा सा। देखिए, ये एक तरफा लेक्चर नहीं होना चाहिए कि मैं बोलते जाऊं और आपने थोड़ा बहुत नोट करना है, सुन लेना है, उसके बाद टेक्स्ट बुक रेफर करना है। दिमाग पे जोर डालिए। भले से मैं आपका आंसर नहीं सुन सकती हूँ, आप अपने आप को आंसर करिए और थोड़ा जोर डालिए प्लीज, अल्लाह के लिए। इस चीज पर, इस दिमाग पर जोर डालिए ताकि आंसर्स आए। देखो बच्चों, अल्लाह ने सबको सेम दिमाग दिए हैं। वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द ब्रेन each and every individual carries the same, लेकिन फिर भी कुछ लोग साइंटिस्ट हैं और कुछ लोग नहीं हैं। सिर्फ ये डिपेंड करता है यूज करने पर। तो आंसरिंग करिए, अपने आप को क्वेश्चंस पूछिए और आंसर करिए। तो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि बैरियर्स या फिर स्किन कैसे काम करती है, आपने सोचना है। चलिए सोचिए, 2-3 मिनट में रोक सकती हूँ, सोचिए फटाफट। इसलिए क्योंकि आप तो क्लास में हैं नहीं और मैंने कौन सा आपसे जो है क्वेश्चन आंसर पूछने हैं या आपने पास फेल होना है। जैसे भी है, लेक्चर सुनना है, खत्म करना है। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, इसे यूज करिए, अपने दिमाग को यूज करिए प्लीज।
ये बहुत प्रीशियस टाइम है, ठीक है। तो स्किन, आप गौर से देखिए, आपकी स्किन पे हेयर फॉलिकल्स हैं, छोटे छोटे बाल हैं, गूज बम्स आते हैं ना, गूज बम्स, ओह माय गॉड आई हैव गॉट गूज बम्स, ऐसे सुने होंगे लड़कियां कहती हैं या फिर रोंगटे खड़े हो जाना। ये जो माइन्यूट से बाल हैं, हेयर्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल्स में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेट पसीना लाते हैं, आजकल बहुत पसीना आ रहा है कहीं, और सीबम, एक ऑयल होता है फेस पे, दैट ऑयल। ये दो तरह के ग्लैंड हैं, सेबेशियस ग्लैंड एंड द स्वेट ग्लैंड। ये आप डिफरेंटली स्किन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बता देना है कि स्किन की हिफाजत करने में या प्रोटेक्शन करने में स्किन की हेल्प करता है स्वेट एंड सीबम, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, और हेयर फॉलिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर फॉलिकल्स। हाँ, तो बताइए स्वेट कैसे बताता है, हेल्प करता है? जैसे आपको बहुत पसीना आ रहा है, क्यों आ रहा है? बाहर बहुत गर्मी ज्यादा है इसलिए। हाँ ठीक है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का इंटरनल कोर टेम्परेचर अलग है, बॉडी मेंटेन कर रही है, इसलिए पसीना आ रहा है, ताकि एक्सेसिव हीट पसीने के साथ बाहर चले। साथ में वो पसीना, वो स्वेट, उसमें बहुत सारे लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम्स, ये लाइसोजाइम्स टीयर्स में भी होते हैं, आंसू में भी होते हैं, थूक में भी होते हैं। ये इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली, मतलब एक तरह से पसीना आपको जो है बहुत सारे बैक्टीरिया से बचा रहा है और वायरसेस से भी बचा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो पैदा होते साथ हर इंसान को स्किन मिल जाती है, इसलिए ये इनबॉर्न इम्यूनिटी है या फिर इनेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, स्किन से आगे म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी क्या बच्चों? देखिए, ये कोई नया टर्म नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हैं, आप बहुत बारी सुन चुके होंगे 9th and 11th, अभी आ चुके हैं अभी तक में। म्यूकस मेम्ब्रेन आपने काफी बारी सुन लिया होगा। अब आप सोचिए ये क्या है, सोचिए, 2-3 मिनट सोच सकते हैं, 2-3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी क्या? मेरे ख्याल से 11th में वो लेसन है, टिश्यू वाला लेसन है ना, पढ़े या नहीं? देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये लाइनिंग एपिथेलियम है, एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप, लाइनिंग करने का काम होता है इसका। जबान, इसके ऊपर जो कवरिंग है, हलक में जो कवरिंग है, ये सारे म्यूकस मेम्ब्रेन है। नोज के अंदर एक कवरिंग है, दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका काम है कोई भी कचरा या बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, अगर वो घुसने की कोशिश करे तो उसको ट्रैप कर ले। एकदम अच्छा सा एग्जांपल दूं, देखिए आपकी नोज में बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स हैं, आपने सांस ली, कचरा अंदर गया, वो हेयर फॉलिकल्स उसको ट्रैप कर लेगा। फिर अंदर एक गम है ना, अंदर गम, वो गम या फिर जो है म्यूकस, वो चिपचिपा गम, वो क्या करता है, कचरे को ट्रैप कर लेता है। आपने पानी पिया, गल्प करके, पानी में कुछ तो भी कचरा था, तो अब वो क्या होगा, कचरा पेट तक जा सकता है। सबसे पहला काम जबान का किया, कचरे को ट्रैप करने की कोशिश करती है। फिर नीचे हलक में जाएगा, वो भी क्या करेगा, हलक की जो लाइनिंग है या कवर है, जैसे बुक पे आप कवर चढ़ाते हैं इसीलिए ना, ताकि बुक सेफ रहे, वैसे वो लाइनिंग, वो कवर सेफ्टी के लिए है, जो कचरे को ट्रैप करने का काम करती है। इन सब से भी अगर वो बच जाए तो पेट में जाएंगे, और स्टमक में क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार देता है। समझ रहे हैं आप? सोचिए तो सही कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी सारी बचाने वाली चीजें दी हैं, है ना? कभी आला रब को मानने का ज़ुबान, मतलब फिर भी हम लोग कितना अल्लाह की नेमतों को छुटलाते हैं। अल्लाह ताला ने हम लोगों को कितनी सारी चीजें दी हैं, फिर भी हम लोग जो है नाशुक्री करते हैं। इनेट इम्यूनिटी में आपने पढ़ा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइनिंग एपिथेलियम, HCl के बारे में पढ़ा। ये सारी चीजें बचाने का काम कर
करती हैं, ठीक है। फिर भी अगर कुछ कचरा नाक से अंदर जाता है तो आपका पहला प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आता है स्नीजिंग, अच्छी कचरा बाहर। इसीलिए हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह आपका शुक्र है आपने उस कचरे से बचा लिया, अगर वो लंग्स में जाता तो निमोनिया हो सकता था, है ना। समझ रहे हैं या फिर ऐसे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मुंह में सलाइवा है, ये थूक, सलाइवा। सलाइवा में बहुत सारे लाइसोजाइम्स होते हैं। दीज लाइसोजाइम्स इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये कचरे को या फिर बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस वगैरह जो भी आते हैं इनको, पैथोजेंस वगैरह को किल करने का काम करती है। फिर और अंदर जाते हैं तो HCl, एसिडिटी ऑफ द HCl। फिर फ्लशिंग ऑफ द यूरिन, आपकी बॉडी से यूरिन बाहर निकलती है तो बहुत सारा कचरा लेकर बाहर निकलती है। अमोनिया, यूरिन का एक पर्टिकुलर स्मेल होता है या नहीं। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको ये सोचना है कि यूरिन का, सारे ही लोगों की यूरिन का एक पर्टिकुलर स्मेल है ना। तो वो क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द अमोनिया, NH3 अमोनिया, है ना, NH3 ना, आप जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। हाँ, फिर उसके बाद और क्या प्रोटेक्टिव है सोचिए। चलिए भी थोड़ा तो सोचिए। हाँ, कंजक्टाइवा, आईज, आपकी आईज अल्लाह ने ऐसी खुली नहीं छोड़ दी है। इन आईज के ऊपर कवरिंग है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, कंजक्टाइवा है। कंजक्टिवाइटिस होता है, सुने, आंख आ गई, अरे आंख आई है। और थोड़े इंग्लिश लोग होते हैं वो बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस हो गया है। कंजक्टिवाइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, कंजक्टाइवा मींस दैट मेम्ब्रेन व्हिच कंजक्ट, ये मेम्ब्रेन जो आईलिड को आई से कनेक्ट करता है, इंटरनल मेम्ब्रेन है। इसका भी काम है कचरे को फ्लश करना। देखिए आपकी आंखें सूखने लगती हैं तो आप ऐसे करते हैं, है ना। इसका काम क्या है? रब करना, ग्लिसरीन करना, लुब्रिकेट करना। टीयर जो है यहाँ से प्रोड्यूस होते रहता है, लैक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते रहता है। ये जो है कंजक्टाइवा को मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है, ताकि कुछ भी कचरा वगैरह जो है इसमें प्रॉब्लम्स नहीं करे, ठीक है। समझ गए बच्चों? इननेट इम्यूनिटी का पहला पार्ट हमने पढ़ा है बैरियर। अब हम दूसरी चीज पर पढ़ते हैं, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस फाउंड इन द ब्लड एंड द टिश्यू। ब्लड और टिश्यू में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि WBCs आप बचपन से सुन रहे होंगे, 9th 10th से सुन रहे होंगे, बचपन के साइंस से सुन रहे हैं। WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स आर द आर्मी ऑफ द ब्लड, या बॉडी की आर्मी है, तो वो इस कैटेगरी में आती है, इम्यूनिटी के इस कैटेगरी में आती है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस करते हैं वो लोग, फैगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, स्कैवेंजर्स। देखो क्या कहते हैं, वल्चर्स के बारे में सुना है? वल्चर्स, बड़ा वाला बर्ड, एक बड़ा सा बर्ड होता है वल्चर जिसे कहते हैं, गिद्ध। ये क्या करते हैं, ये जो है सड़ी हुई गली हुई लाश जो होती है ना, बॉडीज, मरी हुई बॉडीज को खाते हैं। इनको स्कैवेंजर्स कहते हैं, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स या स्कैवेंजर्स, कचरा साफ करने वाले। वैसे ही बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो स्कैवेंजर्स हैं, वल्चर्स जैसा काम करते हैं। बॉडी में खुद किसी की लाश, जैसे बॉडी में जंग होगी, आर्मी होगी, बॉडी में आर्मी है, इम्यूनिटी है जो लड़ रही है, तो बॉडीज भी तो बनते हैं ना मरने के बाद, दुश्मन कहाँ जाते हैं। तो स्कैवेंजर्स का काम है कचरा साफ करना, ठीक है। फिर
इननेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है जिसे कहते हैं फीवर। फीवर माने क्या, अब आप बताइए। फीवर वेरी कॉमन subject today's now current scenario. फीवर क्या है, सोचिए। बॉडी का टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर रखा गया है या फिर एक समझ लीजिए एक स्केल रखा गया है कि इतने से इतना नॉर्मल है। इस स्केल को पार कर लिया जाए, 37 डिग्री सेल्सियस को पार कर ले या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्रॉस कर लिया जाए तो बॉडी की कंडीशन होती है फीवर। तो फीवर इज अ फ्रेंड, फीवर एक फ्रेंड है जो बताता है कि बॉडी में कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। तो फीवर भी एक तरह का इननेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी की टाइप है या फिर ये समझ लीजिए कि हेल्प करने का एक तरीका है, बॉडी की हेल्प करने का। ठीक है, आप समझ रहे हैं हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया है इननेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी में? थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक्स को थोड़ा सा एलैबोरेट किया था, हेल्थ डिजीज के एस्पेक्ट्स को समझा था, फिर हमने थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाई की, इम्यूनोलॉजी के बारे में जाना, 2 टर्म सीखे, एंटीजन एंटीबॉडी। फिर उसके बाद आप बताइए क्या सीखा हमने? 3 बड़े टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने कवर करना था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हम पढ़ रहे हैं, 2 तरह की होती हैं, इननेट या एंड एक्वायर्ड। फिर इननेट के बारे में और आगे हमने पढ़ाई की, सबसे पहले बैरियर के बारे में सीखा। फिर हमने क्या देखा कि ब्लड के एंटीमाइक्रोबियल कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे WBCs के बारे में हमने देखा, मैक्रोफेजेस, फैगोसाइट्स वगैरह, स्कैवेंजर सेल्स के बारे में देखे हमने। फिर फीवर इज अ हेल्पिंग मेथड बॉडी का। देखिए, जब भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, तो वो टेम्परेचर भी खुद वायरसेस और बैक्टीरियाज को किल करता है। समझ रहे हैं आप? इतना आपको क्लियर है? प्लीज रिकॉल करिए और प्लीज समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए, जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं उनको लिखिए और उसका आंसर ढूंढिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों। ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चनिंग करते रहिए, आंसरिंग करते रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ।